हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस एपिसोड में 3 चीज़ें करते हैं। पहला ये कि ये एपिसोड 3 भागों में होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दूसरा, हर एक भाग के 10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं और जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक प्रश्न के उत्तर की साथ में व्याख्या भी की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के विज्ञान एमसीक्यूज़ का ये एपिसोड। विज्ञान एमसीक्यूज़ का ये 17वां एपिसोड है और इससे पहले 16 एपिसोड हो चुके हैं और हर एक भाग के 160 यानी 160 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसलिए आज प्रश्नों की संख्या 161 यानी 161 से शुरू होगी। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उससे पहले के एपिसोड को जाके चैनल में देख सकते हैं और उसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है ऐसा? जब कोई व्यक्ति चांद पर उतरता है तो उसमें उसके शरीर में ऐसा क्या होता है? इसके ऑप्शन है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तनीय रहती है, भार में परिवर्तन होता है या फिर मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित रहती है किंतु उसका भार घट जाता है, यानी जी में परिवर्तन के कारण। और जी में परिवर्तन के कारण मतलब ग्रेविटेशन फोर्स में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ऑप्शन है, बढ़ता है, घटता है, वहीं बना रहता है या फिर 45 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस अक्षांश पर 45 डिग्री सिर्फ होगा, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ जाता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। शरीर का वजन ध्रुवों पर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ जी का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारीहीन हो जाता है, यानी उसका वेट खत्म हो जाता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, मतलब कि चंद्रमा पर मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी बहुत कम है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प यानी बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऊंची छलांग लगा सकता है। पृथ्वी के कंपैरिजन में चंद्रमा पर ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से यानी ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या हम में से कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? इसका प्रश्न है, तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए या फिर शक्ति संरक्षण हेतु या फिर अस्थायित्व बढ़ाने हित के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति अस्थायित्व के लिए आगे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली उद्धवधीर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली उद्धवधीर रेखा आधार से होकर नहीं जाती। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है या यह एक आश्चर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली उद्धवधीर रेखा आधार से होकर जाती है।
अगला प्रश्न है, यदि कोई पिंड को पृथ्वी से 11.2 यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, या फिर कुछ निश्चित नहीं है। यदि किसी भी चीज़ को, किसी पिंड को 11.2 यानी 11.2 के स्पीड से पृथ्वी से बाहर की ओर फेंका जाए तो फिर क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए। चूँकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी पर किसी पिंड का प्लान वेग है, अतः इस वेग से किसी पिंड को फेंकने पर वह कभी लौटेगा नहीं। यानी अगर हम किसी वस्तु को, किसी पिंड को अगर हम 11.2 की स्पीड से पृथ्वी से बाहर की ओर फेंकते हैं तो वो कभी भी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ये पृथ्वी का प्लान वेग है। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना भार और ना ही द्रव्यमान बदलेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भार इक्वल टू द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 1 इंटू जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें कि द्रव्यमान बटे 1 यानी 1 और परिवर्तनशील होता है, और ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो हर जगह का अलग है। जैसे चंद्रमा का अलग होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है, अतः भार परिवर्तित हो जाएगा। मतलब चांद पर से जो चीज़ हम लेके पृथ्वी पर आते हैं उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही हो। इसका जवाब है ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसमें बैठा व्यक्ति अपना भार अधिक महसूस करेगा। क्यों करेगा? जी के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो चढ़ते हुए लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर चढ़ेगा तो हमें अपना भार अधिक पता चलता है। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, या फिर समान गति से नीचे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। अगला भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पहला प्रश्न है, निम्न पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। चीनी, ऑक्सीजन, लोहा या फिर जल। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, 2, 1, 4 और 3, 2, 4, 3 और 1, या फिर 2, 4, 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 2, 4, 1 और 3। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है जिनके अणुओं के बीच कम आकर्षण शक्ति होती है। जल द्रव अवस्था में रहता है जिसके अणुओं के बीच गैस की तुलना अधिक आकर्षण रहता है। चीनी और लोहा दोनों ठोस है, लेकिन लोहे के अणुओं के बीच चीनी के अणुओं की तुलना में अधिक आकर्षण शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लाज्मा की अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। दूसरा है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा की अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन धातुओं का सम्मिश्रण पीतल है? यानी
किन दो धातुओं के या कि तीन धातुएं, चार धातु, जो भी धातु हैं उनको मिलाने से पीतल बनता है। तांबा एवं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम तथा जस्ता का, तांबा जस्ता का, तांबा एल्यूमिनियम और जस्ता का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पीतल एक मिश्र धातु है। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। यह अपने अवयवों के गुण को दर्शाते हैं। पीतल में तांबा लगभग 70% यानी 70% तांबा होता है और जस्ता 30% होता है, यानी तांबा और जस्ता मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल। इसमें लगभग 70% तांबा होता है और 30% जस्ता होता है और इन दोनों के मिश्रण से पीतल बनता है। अगला प्रश्न है, विलयन के बारे में क्या सही है? विलयन के कण आँख से नहीं देखे जा सकते। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है, या फिर विलयन अस्थाई मतलब अस्थाई होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। दूसरा है 2, 3, 4, या फिर 1, 2, 3, या फिर 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1, 3 और 4। विलयन दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 1 nm से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखता नहीं है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। अगला प्रश्न है, कोलाइट के बारे में क्या सत्य है? कोलाइट के कण पृथक रूप से आँखों से देखे जा सकते हैं। यह प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। यह छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक किए जा सकते हैं, या ये अस्थायी होते हैं। इसका ऑप्शन है 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 2 और 4, या फिर 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 2 और 4। कोलाइट के कण विलयन के समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइट कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जब कोलाइडल के कण को शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल पर नहीं बैठते, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा नहीं बल्कि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कोलाइड्स है या हैं? एरोसोल, फोम, इमल्सन या फिर जेल। ऑप्शन है 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4। कभी कभी विलयन में कण पूरी तरह घुलते नहीं, बल्कि वे हल्के होने के कारण हवा में ही लटके रहते हैं। इन्हें ही कोलाइड्स कहते हैं। एरोसोल, फोम, इमल्सन, जेल, ये सभी कोलाइड्स के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलाइड विलयन समांगी मिश्रण है। निलंबन की अपेक्षा कोलाइड्स कणों का आकार छोटा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कभी कभी कुछ विलयन में कण हवा में लटकते रहते हैं और पूरी तरह मिश्रित नहीं होते। ऐसे विलयन को कोलाइड्स विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को कोलाइड्स विलयन होते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध टिंडल प्रभाव से है? पहला ऑप्शन है पदार्थों की संरचना, मिश्रण के पदार्थों का अलग होना, प्रकाश की किरण का फैलना, या फिर हवा में चांदी का काला होना।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जब हम किसी प्रकाश की किरण को कोलाइड्स कण के माध्यम से गुजारते हैं, ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यानी टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। उपयुक्त कथनों में से यह कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कोई नहीं। जब हम किसी प्रकाश की किरण को कोलाइडल विलयन से गुजारते हैं तब प्रकाश की किरण फैल जाती है। इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है क्योंकि उस विलयन में कोलाइडल कण नहीं होते हैं जो प्रकाश की किरण को फैला सकें। दूध तथा पानी के विलयन में कोलाइडल कण मौजूद रहते हैं जो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे इस मिश्रण में टिंडल प्रभाव संभव है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करते हैं अभिकेंद्रीकरण बल द्वारा, अपकेंद्रीय बल द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा या फिर टिंडल प्रभाव द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानन से वे छन नहीं पाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूध से क्रीम को अपकेंद्रीकरण यंत्र द्वारा अलग करते हैं, जिसमें भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं, और इस प्रकार क्रीम को ऊपर से निकाल लिया जाता है। अगला भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला प्रश्न है, कुंचन पर्ण यानी लीफ कर्ल नामक रोग किन पौधों में पाया जाता है? तंबाकू, टमाटर, पपीता या फिर जीनिया। ऑप्शन है 1 और 3, 1, 2, 3 और 4, 3 और 4, 2 एवं 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कुंचन पर्ण यानी लीफ कर्ल नामक रोग का कारक विषाणुवीय है तथा यह रोग तंबाकू, टमाटर, पपीता, जीनिया और गाजर के पौधों में होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। गाजर लालफती गाजर, फूलगोभी मोजेक फूलगोभी, गुच्छित चूड़ रोग केला, आलू मोजेक आलू। इसका सही जवाब है ए का 1, बी का 2, सी का 3 यानी डी का 4। यानी गाजर लालफती गाजर में, फूलगोभी मोजेक फूलगोभी में, गुच्छित चूड़ रोग केला में और आलू मोजेक आलू में। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें या फिर किन से ये विषाणु या फिर ये किससे कौन से पौधे में होते हैं, ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर इसे अपने कॉपी में नोट भी करते जाएँ और इसे याद भी करते जाएँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की और भी जानकारी और भी बहुत सारे एपिसोड इसमें आने वाले हैं आगे की क्लास में। तो जल्द से जल्द इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। आलू का पर्णवेलन आलू, तिल का पर्णभत्ता तिल यानी सीसेम, छोटी पत्ती बैंगन दालें, कुर्चीसम रोग मूंगफली। इसका सही जवाब है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी आलू का पर्णवेलन आलू में, तिल का पर्णभत्ता तिल यानी सीसेम में, छोटी पत्ती बैंगन और दालों में और कुर्चीसम रोग मूंगफली में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट में कौन सा सुमेलन सही है? गुच्छित चूड़ रोग जीवाणु, तिल का पन्ना भत्ता कवक द्रव्य, आलू की अंगमारी कवक या टुंडू रोग जीवाणु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गुच्छित चूड़ रोग का कारक विषाणु होता है तथा यह रोग केला, अंगूर आदि पौधों में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलन सही है? मोलिया रोग मूंगफली, सब्जियों की जड़ गांठ रोग कुक्की विटकुल आलू आदि, इल्वरम सिटुस डाइबेक गेहूं, टिक्का रोग आलू,
इसका सही जवाब ऑप्शन बी मोलिया रोग गेहूं, जौ, जई। सब्जियों की जड़ गांठ रोग कुक्की, विटकुल, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गाजर, मूली आदि। इल्वरम सिटुस डाइवेक सिटुस जाति और टिक्का रोग मूंगफली में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान में, कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। इसमें विषाणु है या इसमें ये पौधे हैं या फिर मनुष्य में होते हैं या पौधे में होते हैं, जानवर में होते हैं, इस तरह के मिलाने के ही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान है और ये याद करने में बहुत आसान होते हैं। सेहुन का कण कॉकल शकरकंदी, कर्सीसम रोग गेहूँ, अनावृत कंड जौ, किरीट पीटिका आड़ू बादाम। इसका सही जवाब ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। सेहुन का कण कॉकल गेहूँ, कर्सीसम का रोग शकरकंदी, अनावृत कंड जौ और किरीट पीटिका आड़ू बादाम चेरी सेब। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सुमेलन सही है? मोलिया रोग या अनाज जड़ कवक, आलू मोजेक जीवाणु, क्रूसीफर का श्वेत कीट विषाणु, कुंचनपन विषाणु। इसका सही जवाब है मोलिया रोग सूत्रकृति यानी नीमाटोड, आलू मोजेक विषाणु, क्रूसीफर का श्वेत कीट कवक और कुंचनपन विषाणु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन पौधों में क्षीर यानी लैटेक्स पाया जाता है उनसे पेट्रोल या ईंधन प्राप्त किया जाना संभव है। दूसरा, क्षीर उत्पादन करने वाली पादप जातियां यूकोब्रियोएसी, यूकोब्रियोएसी, एस्क्लेपिएडेसी आदि हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना तो 2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी 1 और 2 दोनों सही है। जिन पौधों में क्षीर यानी लैटेक्स पाया जाता है उनसे पेट्रोल या ईंधन प्राप्त किया जाना संभव है, अतः इन्हें पेट्रोपादप कहते हैं। इन पौधों का अधिकांश प्रकाश संश्लेषी उत्पादन क्षीर में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षीर उत्पादन करने वाली पादप जातियां यूफोब्रियोएसी, एस्क्लेपिएडेसी, एपोसाइनेसी, सेपोटेसी और अर्टिकेसी इत्यादि कुलों की होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना, चुकंदर, मक्का, आलू, टेपियोका, मैनीहॉट, ग्लोजियो आदि इथेलॉन के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग होते हैं। ब्राज़ील के वृक्ष कोबेफिरा लैंग्सडोर्फी का रस डीजल तेल का उपयुक्त प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट है। उपयुक्त कथनों में कौन सा औसत्य नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1 और 2। गन्ना, चुकंदर, मक्का, आलू, टेपियोका आदि इथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग होते हैं। इन पौधों को ऊर्जा कृषि यानी एनर्जी क्रॉपिंग कहते हैं। ब्राज़ील में मोटर गाड़ियों में एल्कोहल ईंधन का उपयोग किया जाता है। ब्राज़ील के वृक्ष कोबेफिरा लैंग्सडोर्फी का रस डीजल के तेल का उपयुक्त प्रतिस्थापन है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिकीय शैवाल ब्रोटीकॉकस ब्रुनोई में 15 से 75% तक हाइड्रोकार्बन होते हैं। बायोडीजल बनाने के लिए सोयाबीन, अलसी, महुला, अरंडी आदि कृषिजन्य उत्पादों से प्राप्त वसा या वनस्पति तेल अथवा जंतुओं से प्राप्त वसा को एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत गुजारा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा औसत्य नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। एक कोशिकीय शैवाल ब्रोटीकॉकस ब्रुनोई में 15 से 75% तक हाइड्रोकार्बन होते हैं तथा सोयाबीन, महुला, अरंडी आदि उत्पादों को एक खास रासायनिक प्रक्रिया ट्रोएस्टिफिकेशन से गुजारा जाता है। तो ये था आज का विज्ञान MCQ। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं
और ये क्लास आपको कैसा लगता है अब हमें बताएं, और इस क्लास को कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है, और आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं ज़रूर।